जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी लोगों को सूर्य षष्ठी और छठ पूजा जो लोक आस्था से जुड़ा हुआ एक पावन पर्व है, इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान सूर्य एवं माँ छठ से ये प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा आप सभी पर सदैव बनाए रखें। साथ में आप लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण करें और आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि को सदा बनाए रखें। इसी के साथ आज हम क्लास 12 एवं बीकॉम का जो अकाउंटिंग का पार्ट पर अकाउंटिंग के सिलेबस के अंतर्गत रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा। प्रेफरेंस शेयर के निर्गमन के संबंध में क्या प्रावधान है, कंपनी अधिनियम 2013 धारा 55 के अंतर्गत उसके बारे में पढ़ा। आज हम निर्गमन की शर्तें पढ़ेंगे, निर्गमन से संबंधित नियम क्या है वह नियम को आज हम पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहला नियम है विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित। पहला नियम है विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित। विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित। अब देखिए, पूर्वाधिकार अंशों को हमें पता है कि कोई भी कंपनी 20 वर्ष से अधिक के लिए निर्गमन नहीं कर सकती और करती भी है तो वह 20 से 30 वर्ष के बीच में रहेगा। 30 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। 30 वर्षों तक उसे हर हाल में उसे रिडेम्पशन कर देना है, ठीक ना। तो पहला विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित का मतलब ये है कि पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी के सामान्य सभा में, ठीक ना, विशेष प्रस्ताव के द्वारा ही पारित किया जाएगा। अगर जब पारित होगा कि पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जाए तो उस दशा में ही हम पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा है भुगतान में चूक नहीं। दूसरा है भुगतान में चूक नहीं। दूसरी निर्गमन की शर्त यह है कि पूर्वाधिकार अंश अगर निर्गमन किए गए हैं तो उसके भुगतान में चूक नहीं होगा, अर्थात उसके लाभांश से संबंधित जो भी भुगतान करने हैं या पूर्वाधिकार अंश के रिडेम्पशन से संबंधित जो भी भुगतान करने हैं वह समय से किया जाएगा, उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहला शर्त क्या है? विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव में क्या है कि सामान्य सभा में बहुमत मिलना चाहिए विशेष प्रस्ताव के द्वारा, तभी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन होगा। दूसरी शर्त यह है भुगतान में चूक नहीं। अगर पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी करती है तो उसके रिडेम्पशन से संबंधित जो भी पेमेंट है या डिविडेंड से संबंधित जो भी पेमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, अर्थात उसमें चूक नहीं करेगी, अर्थात समय रहते उसका भुगतान हर दशा में करेगी। अगला है पार्षद अंतर नियम में विवरण। तीसरा है पार्षद अंतर नियम में विवरण। अंतर नियम में विवरण।
पार्षद अंतर नियम में विवरण का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है तो वह अपने पार्षद अंतर नियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित हैं उस महत्वपूर्ण विवरणों को पार्षद अंतर नियम में अपने अंतर नियम में दिखाएगी, शो करेगी, ठीक ना। अब वो कौन कौन सी चीज़ें आई उसको सबसे पहले जानते हैं। पहला है समता अंशों की तुलना में, इसके अंतर्गत पहला है समता अंशों की तुलना में, समता अंशों की तुलना में लाभांश के भुगतान, लाभांश के भुगतान, लाभांश के भुगतान या पूंजी के पुनर्भुगतान, या पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में प्राथमिकता, भुगतान के संबंध में प्राथमिकता, पार्षद अंतर नियम में अगर कंपनी क्या करते हैं, पहला शर्त क्या दिखाएगी कि समता अंशों की तुलना में लाभांश के भुगतान या पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में प्राथमिकता। मतलब पूर्वाधिकार अंशों को यह प्राथमिकता दी जाती है कि उनका लाभांश इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, डिविडेंड भी इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा। तो कंपनी अगर पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है तो उसका पहले अपने अंतर नियम में ये चीज़ दिखाना होगा कि वे समता अंशों की तुलना में लाभांश का भुगतान और पूंजी का जब रिडम्पशन करेंगे तो उसके संबंध में पूर्वाधिकार अंशों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी, क्या फैसिलिटी पहले दी जाएगी, इसका उल्लेख पार्षद अंतर नियम में किया जाएगा। दूसरा है अधिक लाभांश में भागीदारी। दूसरा है अधिक लाभांश में भागीदारी। मतलब कंपनी को अपने अंतर नियम में यह भी शो करना होगा, लिखना होगा कि अगर पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद कंपनी समता अंशों को लाभांश देने के बाद भी अगर कोई लाभ का हिस्सा बचता है, उस लाभ के हिस्से में जो आर्थिक जो लाभ है, सरप्लस डिविडेंड है, उसमें प्रॉफिट है, उसमें क्या सरप्लस डिविडेंड लाभांश के रूप में दिया जाएगा कि नहीं। मतलब जो समता अंशधारियों और पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के बाद शेष बचे लाभ में से उन्हें अतिरिक्त लाभांश दिया जाएगा। मतलब अधिक लाभ में भागीदारी होगा उनका या नहीं होगा, इस बातों का उल्लेख पार्षद अंतर नियम में किया जाएगा। अगला है समापन पर। तीसरा है समापन पर पूंजी के भुगतान। समापन पर पूंजी के भुगतान के पश्चात, पूंजी के भुगतान के पश्चात, पूंजी के भुगतान के पश्चात बचने वाली संपत्तियों, बचने वाली संपत्तियों और लाभ में भागीदारी। संपत्तियों और लाभ में भागीदारी।
अर्थात पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के बाद कंपनी को अपने अंतर्नियम में यह भी दर्शाना होगा कि कंपनी का जब समापन होगा तो उस दशा में पूंजी के भुगतान के बाद, मतलब पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी का जब भुगतान हो जाए उसके पश्चात, और समता अंशों की पूंजी का जब भुगतान हो जाए उसके पश्चात, अगर कोई भी संपत्तियां बचती हैं या कोई लाभ बचता है, क्या उस संपत्ति में और उस लाभ में इन पूर्वाधिकार अंशों का भागीदारी अथवा हिस्सा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पहले अंतर्नियम में प्रावधान किया जाएगा। अगला है चौथा नंबर, संचयी या गैर संचयी, संचयी या गैर संचयी, संचयी या गैर संचयी आधार पर लाभांश का भुगतान, आधार पर लाभांश का भुगतान, अर्थात कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में पूर्वाधिकार अंश से संबंधित ये प्रावधान करना होगा कि पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश संचयी रिजर्व के रूप में दिया जाएगा या गैर संचयी नॉन रिजर्व के रूप में के आदेश पर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हो पाता है तो उस लाभ का जो पूर्वाधिकार अंशों का हिस्सा है उस लाभ में, वह हिस्सा अगले वर्ष दोबारा दिया जाएगा। यह संचयी आधार है। और दूसरी है कि जो किसी वर्ष में लाभ नहीं हुआ उस लाभ को अगले वर्ष न देने का जो प्रावधान है, आधार है, वह मेरा गैर संचयी नॉन रिजर्व बेस कहलाता है। इन दोनों में से किस बेस पर पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने की व्यवस्था की जाएगी, यह पार्षद अंतर्नियम में लिखा जाएगा, शो किया जाएगा निर्गमन पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के समय। अगला है 5 नंबर, आइए देखते हैं। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा जाता है, 5वां क्या लिखा जाता है। 5 नंबर है पूर्वाधिकार अंशों का, पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों में परिवर्तन। जब पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी करेगी तो अपने अंतर्नियम में यह लिखना होगा कि पूर्वाधिकार अंशों का क्या समता अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ये प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में क्या बदला जाएगा एक निश्चित समय के बाद या नहीं, इन बातों के बारे में पूरा विवरण पार्षद अंतर्नियम में लिखा जाएगा। अगला है मताधिकार। 6वां है मताधिकार। मतलब ये
कि कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के निगमन करने से पहले अंतर नियम में प्रावधान करेगी, लिखेगी कि क्या पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की सभा में या संचालन मंडल की सभा में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा या नहीं होगा। इसको पार्षद अंतर नियम में लिखने का प्रावधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 7 नंबर में आइए देखते हैं क्या है। 7 नंबर है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन करने से पहले कंपनी अपने अंतर नियम में ये प्रावधान करेगी या लिखेगी कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाएगा कितने समय के बाद, मतलब कितने समय के बाद। वह समय आपको पहले बता दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के पारित होने के बाद धारा 55 में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों को 20 वर्ष से अधिक के समय अंतराल में शोधन करना, रिडेम्पशन करना अनिवार्य है। अगर वह चाहती है कि समय सीमा को बढ़ाया जाए तो अपने अंतर नियम में वह प्रावधान करेगी और वह प्रावधान 30 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, अर्थात 20 से 30 के बीच में ही उसे अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना होगा। और भारत में यही है कि कंपनी अधिनियम 2013 जब पारित हुआ उसके बाद से केवल शुद्ध पूर्वाधिकार रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर को ही हम इशू करते हैं, कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये था मेरा पार्षद अंतर नियम में लिखी जाने वाली शर्तें, मतलब जो 1 से 7 तक की शर्तें थी। अब अगला चौथा है, जो चौथा निर्गमन का नियम है वह है सदस्यों का रजिस्टर। सदस्यों का रजिस्टर। अगर कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी अधिनियम की धारा 88 यह प्रावधान करता है कि पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में जो भी रजिस्टर होंगे वह रखे जाएंगे और उसमें सदस्यों की संख्या, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके बारे में पूरा डिटेल, पूरा डिटेल उस रजिस्टर में लिखा जाएगा। ये चीज़ें धारा 88 के अंतर्गत निहित हैं, कही गई हैं। अगला है सेबी के नियमों का पालन। 5वां है सेबी के नियमों का पालन। सेबी के नियमों का पालन। अगर कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है और उन्हें पूर्वाधिकार अंशों को किसी मान्यता प्राप्त स्कंध विवरण में या सूचीबद्ध करना चाहती है, मतलब मान्यता प्राप्त स्कंध विवरण में अगर सूचीबद्ध करना चाहती है तो उस दशा में कंपनी को अपने क्या कहते हैं सेबी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अतः सेबी ने जो शर्तें बनाई हैं पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में, ठीक है, स्कंध विवरण में समायोजन करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए उस नियम का पालन
कंपनी को करना होगा, ठीक ना। तो ये थी निर्गमन के संबंध में नियम, ठीक ना। अगले टर्न पे हम पूर्वाधिकार अंश के शोधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।